स्वागत है आपका आज की क्लास में। यूनिक वे क्लासेज की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था सर्किल, वृत्त चल रहा था, जिसके हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा पार्ट है। ठीक है, अब हमने 2 पार्टों में क्या क्या पढ़ लिया है एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि हमने दोनों पार्टों में हमने अब तक देखा था कि हमने सबसे पहले वृत्त देखा था, वृत्त की डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद हमने परिधि को देखा था, परिधि की डेफिनेशन देखी थी। फिर हमने केंद्र पढ़ लिया। उसके बाद हमने त्रिज्या को पढ़ा था, साथ में उसकी डेफिनेशन देखी थी। व्यास देखा था, व्यास की डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, डायग्राम में हमने इन सभी को बनाया था। डायग्राम में हमने बनाना देखा था कि व्यास किस प्रकार बनता है, त्रिज्या किस प्रकार बनती है, और वृत्त के अंदर, वृत्त के डायग्राम के अंदर परिधि क्या होती है और क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, इनकी बात हमने करी थी। ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अब हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तो हमने देखा था कि हमारा त्रिज्या, व्यास और परिधि में संबंध। ठीक है, त्रिज्या, व्यास और परिधि में संबंध क्या था वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि हमारी जो त्रिज्या होती है, व्यास होता है, हमारा जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। मतलब त्रिज्या को अगर दुगुना कर दिया जाए क्या निकल कर आ जाता है, व्यास निकल कर आ जाता है। और परिधि का संबंध अगर हमने व्यास से बात करते हैं, परिधि का संबंध व्यास से बात करते हैं, तो परिधि व्यास की कितनी गुना होती है, 22/7 गुना होती है। 22/7 गुना होती है। ठीक है, अब 22/7 देखो मैंने उस समय शायद आपको नहीं बताया, तो 22/7 क्या होता है आज बता देता हूं। 22/7 किसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, अब परिधि और व्यास में संबंध की बात हो गई, और हमने तीसरा भी निकाला था कि परिधि और त्रिज्या में अगर संबंध की बात करते हैं तो परिधि त्रिज्या की कितनी गुना हो जाती है। ये मैंने बोला था कि 22/7 को डबल कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 44/7। 44/7। ठीक है, ये संबंध हमने देखा था। अब फिर हमने आगे क्या देखा था, आगे हमने पढ़ा था जीवा पढ़ा था। ठीक है, जीवा पढ़ा था। जीवा से पहले हमने चाप पढ़ा था। वृत्त का चाप किसे कहते हैं, वृत्त की जीवा क्या होती है, जीवा किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने आई थिंक मैंने जीवा पर ही कंप्लीट करा था। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आज स्टार्ट होगा, और मैंने आपको शायद बता भी दिया था अगला हमारा टॉपिक क्या होगा वृत्त के अंदर। अगला टॉपिक है हमारा वृत्तखंड। अगला कौन सा टॉपिक है बेटा, वृत्तखंड हमारा टॉपिक है। तो हेडिंग डालेंगे वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड की अगर हम बात करते हैं तो बेटा वृत्तखंड क्या होता है कि हमने जीवा देखा था। अब जीवा की डेफिनेशन देखो, पहले क्या देखी थी हमने कि वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा, वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जो केंद्र से होकर नहीं जाए वो क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब जीवा जो होती है वो वृत्त को कितने भागों में बांट देगी, भाई हमने डायग्राम बनाया था। तो जैसे कि ये हमारे पास कोई वृत्त है और ये केंद्र है, ये हमारी हो गई जीवा। अब ये जीवा वृत्त को कितने भागों में बांट रही है, 2 भागों में। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, 2 भागों में बांट रही है। तो वृत्त की जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है, समान भाग नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, वृत्त की जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है, वो भाग क्या कहलाते हैं, वृत्तखंड कहलाते हैं। वो भाग क्या कहलाते हैं, वृत्तखंड कहलाते हैं। अब समान क्यों नहीं होंगे ये भी बताते हैं। इससे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या होगी कि वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। ये दोनों भाग, ये दोनों भाग वृत्तखंड
कहलाते हैं। ठीक है, ये दोनों भाग क्या कहलाते हैं? वृत्तखंड। वृत्त की जो जीवा होती है वो वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, मतलब बांटती है। ये दोनों भाग ही क्या कहलाते हैं? वृत्त की वो वृत्तखंड कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था कि ये दोनों समान क्यों नहीं होते। आपके माइंड में चल रहा होगा क्वेश्चन कि भाई ये समान क्यों नहीं होते। तो समान बेटा, जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम हम इसका बनाएंगे वृत्तखंड का। ये हमारा हो गया वृत्त, ये हमारा हो गया वृत्त। ठीक है, और ये हमारा हो गया केंद्र। अब बेटा समान कब होगा? जब बिल्कुल बीच में से लाइन जाए। भाई किसी वस्तु को अगर हम काटते हैं तो दोनों भाग कब बराबर होंगे? तो उसको बिल्कुल बीच में से काटा जाए। तो इसको अगर हम बिल्कुल बीच में से काटेंगे तभी तो दोनों भाग समान होंगे। परंतु यहाँ पर डेफिनेशन में क्या आ रहा है? जीवा। और जीवा कभी केंद्र से होकर नहीं जाती। तो ये केंद्र से होकर नहीं जाएगी तो या तो थोड़ी ऊपर होगी या थोड़ी क्या होगी? नीचे होगी। अब थोड़ी ऊपर या नीचे होगी तो ये दोनों भाग बराबर नहीं होंगे। एक बड़ा हो जाएगा और एक छोटा हो जाएगा। तो आई समझ में आया? ठीक है, अगर केंद्र से होकर जाएगा, केंद्र से होकर ये लाइन जाती है तो वो व्यास हो जाएगी, वो जीवा नहीं होगी। डेफिनेशन वृत्तखंड की क्या है कि वृत्त की जीवा दो भागों में बांटती है वृत्त को। तो जीवा होनी चाहिए। तो जीवा होगी तो वो केंद्र से नहीं जाएगी, या तो ऊपर होगी या नीचे होगी। अब ऊपर नीचे होगी तो दोनों भाग कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है? हमारे पास वृत्तखंड है। अब एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, इसलिए दोनों के अलग अलग नाम दिए जाते हैं कि बड़े वाले को हम बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, और छोटे वाले को हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। क्लियर है ये चीज? अब यहां पर लिख भी देते हैं कि हम क्या लिखेंगे? बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड तथा छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? बड़े भाग को हम दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, दीर्घ मतलब बड़ा, और छोटे भाग को हम क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा होता है बेटा। ठीक है, तो हमारा वृत्तखंड हो चुका है। अब वृत्तखंड के आगे हमारा क्या टॉपिक आता है? तो वृत्तखंड के बाद बेटा हमारा आता है अगला तृतीय खंड। अगला क्या आएगा बेटा? हमारा तृतीय खंड। वृत्तखंड हो गया हमारा। अब हम तृतीय खंड की बात करने वाले हैं बेटा। तो तृतीय खंड देखेंगे। ठीक है, तृतीय खंड। तृतीय खंड देखो बेटा क्या होता है। तृतीय खंड बेटा देखो, डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ इसकी, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, क्योंकि हमने जिससे हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे वो हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या हम पढ़ चुके हैं? इसकी डेफिनेशन में क्या क्या काम में आएगा? एक तो परिधि, ठीक है, और दूसरा हमारा त्रिज्या। तो डेफिनेशन क्या होगी देखो, काम अब ये दोनों कैसे काम में आ रहे हैं, डेफिनेशन सुनेंगे आप कि वृत्त की परिधि। ठीक है, ये परिधि भी नहीं बोलूं मैं, चाप बोल लेते हैं हम। हमने चाप पढ़ा था अपने पार्ट नंबर 2 में, पढ़ा था पिछली क्लास में ही पढ़ा था। तो हम चाप से और त्रिज्या की मदद से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो वृत्त के चाप तथा त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को, वृत्त के चाप तथा त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को तृतीय खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीय खंड कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल हम कैसे देंगे? डायग्राम से देंगे। ठीक है, मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर हम नीचे इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर समझाएंगे कि वृत्त के चाप, वृत्त के चाप तथा त्रिज्याओं
द्वारा घिरे क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड। डायग्राम देखेंगे आप, डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्षेत्र है। ये हो गया वृत्त, ठीक है, ये हो गया केंद्र। अब जैसे कि चाप की बात कर रहे हैं, वृत्त के चाप और त्रिज्याओं द्वारा। तो जैसे कि चाप मैंने बताया था वृत्त की परिधि का कुछ भाग, तो परिधि का कुछ भाग हमने ये लिया, ये क्या हो जाएगा हमारा चाप, ठीक है। और त्रिज्याओं द्वारा तो हम इन दोनों चापों के दोनों सिरों पर हम क्या बना देते हैं? त्रिज्या। ये भी हमारी त्रिज्या है और ये भी हमारी क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, तो चाप तथा त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को, अब कौन सा क्षेत्र घिरा हुआ है? कौन सा क्षेत्र घिरा हुआ है बेटा? देखो ये वाला क्षेत्र घिरा हुआ है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र घिरा हुआ है। ये क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। ये हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। अब ऊपर वाला क्या कहलाता है जो बच गया? बेटा ये भी त्रिज्यखंड ही कहलाता है। ये भी क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। तो जिस प्रकार हमने वृत्तखंड में देखा था लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, उसी प्रकार ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड क्योंकि बड़ा है। ये क्या हो जाएगा? लघु त्रिज्यखंड। तो हम इसको क्या बोल देंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। और इसको क्या बोल देंगे? लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, मेनली हमारा त्रिज्यखंड इस प्रकार में काम में आता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा त्रिज्यखंड का क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा, एंगल हो जाता है। और त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई की बात करते हैं, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, तो जो हमारा वृत्त का चाप हमने लिया था, इसमें इस क्षेत्र में हमने वृत्त का चाप लिया था, वही त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई होगी। तो हम लिख देते हैं कि ए बी बराबर क्या होगा? त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। ठीक है, ए बी बराबर त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। क्लियर है? आगे बढ़े, त्रिज्यखंड आपको समझ में आया। ठीक है, वापस से देखेंगे कि वृत्त के चाप तथा त्रिज्याओं, वृत्त के चाप तथा त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। ये हमारा चाप हो गया, ये हमारी त्रिज्याएं हो गई। त्रिज्या हम कितनी भी बना सकते हैं। इससे जो क्षेत्र घिरा हुआ है वो क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। वृत्त में जो हमने चाप लिया था, परिधि का कुछ भाग लिया था, वो हमारा चाप हो गया। तो वृत्त का जो चाप हमने लिया था वही हमारा क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कहलाता है। ठीक है, उस क्षेत्र का त्रिज्यखंड हो चुका है। आगे अब हम बात करने वाले हैं चतुर्थांश की। आगे अब हम क्या देखेंगे बेटा? चतुर्थांश। चतुर्थांश देखेंगे। चतुर्थांश क्या है? ठीक है, तो इसकी सिंपल सी अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम इसको किस रूप में बोलेंगे? जैसे कि किसी वृत्त के दो लंब व्यासों द्वारा, लंब व्यास क्या होता है? जैसे एक व्यास ये हुआ, ठीक है, दूसरा इसके लंब, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? लंब व्यास है। ठीक है, और वृत्त में क्लियर? तो यहां पर किसी वृत्त के दो लंब व्यासों द्वारा वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो ये चारों भाग क्या कहलाते हैं? वृत्त के चतुर्थांश कहलाते हैं। किसी वृत्त के दो लंब व्यासों द्वारा वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो ये चारों भाग वृत्त के चतुर्थांश कहलाते हैं। क्लियर है? देखेंगे कि मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, आप भी नोट करेंगे। क्या है? यहां पर लिख देते हैं हम चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश में हम क्या देखेंगे कि किसी वृत्त के दो
परस्पर लंब व्यासों द्वारा वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो ये चारों भाग चतुर्थांश कहलाते हैं। ठीक है, ये चारों भाग चतुर्थांश कहलाते हैं। डायग्राम की अगर मैं बात करता हूं, ये हमारा हो गया वृत्त, ये हो गया केंद्र, ये हो गया हमारा पहला व्यास और ये हो गया हमारा दूसरा व्यास, और ये दोनों परस्पर क्या होंगे, एक दूसरे के लंब होंगे, लंब होंगे। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, लंब है। लंब होने का मतलब 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री का कोण बन रहे हैं। चारों भाग क्या होंगे, फिर बराबर होंगे। तो इसको हमने बोल दिया फर्स्ट, इसको बोल दिया सेकंड, ये बोल दिया हमने थर्ड, और ये बोल दिया हमने फोर्थ। ये चारों क्या है, 90 डिग्री के कोण है। ठीक है, चारों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वृत्त के क्या है, वृत्त के चतुर्थांश है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, क्लियर है ना। किसी वृत्त के दो परस्पर लंब व्यासों द्वारा वृत्त को 4 भागों में बांट दिया जाए। ये दो व्यास द्वारा वृत्त को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। ठीक है, 4 भागों में बांट दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 भागों में बांट दिया। तो ये चारों भाग हमारे क्या कहलाते हैं, वृत्त के चतुर्थांश कहलाते हैं। मतलब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को क्या बोलेंगे, ये वृत्त के चतुर्थांश है। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्लियर है अब ये चीज। तो हमारा जो आज का पार्ट है, आज की क्लास है, वो यहीं पर खत्म होती है। आज हमने क्या क्या देखा है, आज हमने देखा है वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और चतुर्थांश। हमने 3 टॉपिक देखे हैं, इंपॉर्टेंट है, बड़े ही काम में आते हैं। हमारे आगे जो हमारी एक्सरसाइज आती है बुक में, वहाँ पर ये सभी चीज़ें काम में आती हैं। तो हमें पता होना चाहिए ये चीज़ें क्या होती हैं, इसलिए हम बेसिक इससे स्टार्ट कर रहे हैं पहले। तो हमारा अभी बेसिक ही चल रहा है और बेसिक ही हमारा अभी काफ़ी लंबा चलेगा। ठीक है, तो चतुर्थांश तक हमारा हो चुका है। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।